चलिए दोस्तों, तो बात करते हैं जीएसटी के मॉड्यूल 2 की। चैप्टर नंबर 6 से होगी इसकी शुरुआत और पहला चैप्टर जो हमारा आ रहा है वो उसका नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी, जिसे हम शॉर्ट में पढ़ के चलते हैं। बहुत ही रेलेवेंट कॉन्सेप्ट है और आप ऐसा समझ सकते हो कि एग्जामिशन के बाद का थोड़ा सा लेंदी चैप्टर एक ये कहलाता है। एग्जामिशन हमारा थोड़ा सा लेंदी था एंड आफ्टर दैट इनपुट टैक्स क्रेडिट इज द लेंदीएस्ट वन। ठीक है, चलिए, तो बेसिक आपने समझा था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट ही एक ऐसा बवाल है जिसके लिए जीएसटी की आवश्यकता पड़ी थी। मतलब क्या है कि हम एक टर्म पढ़ते हैं कास्केडिंग इफेक्ट, उसको दूर करना है हमारा उद्देश्य। और दूसरा कि जो भी मार्केट में गुड्स या सर्विसेज बेची जा रही हैं उसकी कॉस्ट मिनिमम हो सके, और वो तभी हो पाएगी जब उसके अंदर से टैक्स की प्रोविजनिंग जो है वो बेस्ट तरीके से हो, टैक्स के ऊपर टैक्स ना लगे, चाहे वो स्टेट लेवल की टैक्स की बात करें चाहे वो सेंट्रल लेवल की टैक्स की बात करें। ठीक है, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट उसके अंदर एक बहुत ही अहम रोल निभाता है, जिसमें हम ये समझते हैं कि कास्केडिंग इफेक्ट जो है वो पहले भी दूर हो गया था हमारे पुराने टैक्सेशन सिस्टम के अंदर। लेकिन क्या होता था कि जो स्टेट लेवल का टैक्स था वो स्टेट लेवल के टैक्स से ही एडजस्ट हो पाता था और जो यूनियन लेवल का था वो यूनियन लेवल के टैक्स से ही एडजस्ट हो पाता था। बट आपस में ये दोनों नहीं भिड़ पाते थे। मतलब कि स्टेट लेवल का टैक्स का बेनिफिट आपको सेंटर की टैक्स की पेमेंट के टाइम पे नहीं मिलता था, और सेंटर का अगर आपने कोई टैक्स पे कर रखा है तो स्टेट का जब आपको वैट पे करना पड़ेगा तो वहां पे उसका बेनिफिट नहीं मिलता था। हमने पहले चैप्टर में ना काफी ओवरव्यू समझा था कि जीएसटी की जरूरत क्यों पड़ी, क्या क्या उसके पीछे कारण थे। उसके अंदर बहुत एक अहम कारण आया था इनपुट टैक्स क्रेडिट का। ऑल्दो उसको हम दोबारा से यहां पे रिपीट करके चलेंगे जब हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे कुछ समय में। ठीक है, पहले थोड़ा सा इसका ओवरव्यू लेते हैं कि इसके अंदर अपने को क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो देखो, इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है। कुछ एक डेफिनेशंस हम हर चैप्टर से पहले पढ़ते हैं, तो कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, डेफिनेशंस है, उसको पढ़ के चलेंगे। उसके बाद हमारे पास आएगा एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी, मतलब कि आईटीसी लेने के लिए कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं और क्या क्या कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, ये हम डील करेंगे। सेक्शन नंबर 16 आपका इसके बारे में बात करेगा। अगला आएगा आपका अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट एंड ब्लॉक क्रेडिट। ब्लॉक क्रेडिट क्या होते हैं और क्रेडिट जितने भी हमारी इनपुट की होती है उसको हम किस तरीके से अपॉर्शन करते हैं, किस तरीके से उसको बांट के चलते हैं, वो अपने को देखना है। उसके बाद आएगा अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। कुछ एक स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे हम क्रेडिट को अवेल करेंगे, नहीं करेंगे, और करेंगे तो किस तरीके से अवेल करेंगे उसकी बात होगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट की जो आईटीसी हमारा है वो किस तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा, उसकी यूटिलाइजेशन किस तरीके से होगी उसको अपन समझेंगे। तो दिस इज ऑल जो हमने यहां पे पढ़ना है। क्या हम पूरा आईटीसी का जो एरिया है, या कह लो कि जितने भी सेक्शंस है हमारे आईटीसी के, क्या वो हम सबके सब पढ़ के चलेंगे हमारे इंटर लेवल पे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल जो आप पढ़ोगे वो आधा आईटीसी पढ़ोगे और उसके बाद का जो आधा पोर्शन है वो आप फाइनल में जाके पढ़ोगे। तो जो आपका मॉड्यूल कवर करा रहा है वो 100% आईटीसी का एरिया कवर नहीं कराएगा, हाफ एरिया कवर कराएगा। अगर आपको पता हो कि सेक्शन नंबर 16 से लेकर सेक्शन नंबर 21 तक, 16, 17, 18 ये 3 सेक्शन, उसके बाद 19, 20 और 21 ये 3 सेक्शन, तो कुल ये 6 सेक्शन आईटीसी के, जिसमें से कि ये 3 सेक्शन जो है वो आपके इंटर लेवल पे कवर कर लिए जाएंगे, जो कि हम इसी मॉड्यूल में कवर करेंगे। और बाकी के जो ये 3 सेक्शन है ये आप पढ़ोगे अपने फाइनल में जाके। फिलहाल हम इसकी चर्चा यहाँ पे नहीं करेंगे, बट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक वाला पार्ट, या कह लो कि बहुत रीजनेबली जो आपको जगह जगह पे पाया जाएगा वो वाला पार्ट आपका यहीं पे कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो इसके इंट्रोडक्शन को पढ़ने से पहले, उसको समझने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दूं कि आपको ये चीज पता है कि भैया जो पुराने टाइम में कैसे होता था, जो मैंने अभी आपसे बात कही कि टैक्स जो है वो 2 गवर्नमेंट लगाती है। एक आपकी लगाती है यूनियन गवर्नमेंट और एक आपकी लगाती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट कह के चलो। तो ये जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी, बेसिकली आपको पता है ये लगाती थी सर्विस टैक्स और लगाती थी आपका एक्साइज। ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो लगाया करती थी आपका वैट, जो भी गुड्स के ऊपर लगता है, जो कि विद इन स्टेट बेचा जाता था। इसी के अंदर एक और पोर्शन आता है सीएसटी का, जो कि आपका सेंट्रल गवर्नमेंट लगाया करती थी, जो कि गुड्स के ऊपर ही लगता है। जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपका गुड्स जाएगा, जैसे सपोज करो कि दिल्ली से गुड्स अगर बेचा जाएगा मुंबई में, तो उस केस में जो टैक्स लगेगा वो आपका कहलाता था सीएसटी पहले। ठीक है, अब होता क्या था कि किसी ने अगर लोकल सेल किया है, लोकल सेल किया तो उस पर लगेगा वैट। तो अगर किसी ने लोकल परचेज किया है, लोकल परचेज किया है तो उस पर उसने वैट पे किया होगा। इसका बेनिफिट उसको मिल जाता था जब वो लोकल सेल करता था। जो उसने परचेज के टाइम पे वैट पे किया, सेल के टाइम पे वैट जब पे करने की बारी आती थी तो उसमें से ये परचेज वाला टैक्स जितना है, जिसको हम आईटीसी कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो यहां से लेस करने का मौका मिल जाता था और रिमेनिंग पोर्शन का टैक्स जो था वो पे करता था।
लेकिन अगर किसी को वैट पे करना है और अगर उसके पास उसने सर्विस टैक्स पे कर रखा है, मतलब कि लोकल सेल किया, वैट पे करना है, लेकिन उसके पास लोकल परचेज नहीं है, सपोज उसके पास इंटरस्टेट परचेज है, उसके पास सीएसटी है, या फिर कोई सर्विसेज ले रखी है, उसके पास उसका सर्विस टैक्स है, तो उस केस में क्या वो इसको माइनस कर पाएगा? तो उसको माइनस नहीं कर पाते थे। क्या बोलते थे कि भैया ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है और ये स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है, ये आपस में ऑफसेट नहीं होगा। ऐसे ही कल को अगर हमें सर्विस टैक्स पे करना हो और हमारे पास कोई वैट का आईटीसी पड़ा हो, अगर वैट का आईटीसी पड़ा हो और हमें सर्विस टैक्स पे करना है, तो सर्विस टैक्स पे करते वक्त हम इस वैट के आईटीसी को माइनस नहीं कर पाते थे, इसका हम क्रेडिट नहीं ले पाते थे, हमें सर्विस टैक्स पूरा पे करना पड़ता था, चाहे वैट हमने ऑलरेडी पे करके क्यों ना रखा हो। ठीक है, तो मोटा मोटा क्रक्स ये निकल के आता है कि भैया जो स्टेट गवर्नमेंट की टैक्स थी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की टैक्स थी, ये आपस में सेट ऑफ नहीं हो पाते थे। ऑल्दो ये कहते थे कि कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं लगने देंगे हम, सर्विस टैक्स का बेनिफिट सर्विस टैक्स में मिलेगा। मतलब कि अगर आपने कोई सर्विस टैक्स पे किया है पहले और आगे जाके अगर सर्विस टैक्स आपको गवर्नमेंट को देने की बारी आती है, तो आप पुराने वाले सर्विस टैक्स का आईटीसी ले सकते थे, एक्साइज का आईटीसी आप सर्विस टैक्स में एडजस्ट कर सकते थे, सीएसटी का आईटीसी आप सर्विस टैक्स में एडजस्ट कर सकते थे। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी टैक्स आपस में एडजस्ट हो जाता था, आपस में उसका क्रेडिट उसको मिल जाया करता था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के साथ वो ऑफसेट या एडजस्ट नहीं होता था। तो दिस इज दी मेजर डिमेरिट जो कि पुराने टैक्स सिस्टम में था और जीएसटी ने उसको दूर किया, जो कि हमारा एक बहुत बड़ा रीजन बना जीएसटी को लेके आने का। ठीक है, तो दिस इज द इंट्रोडक्शन इन शॉर्ट। बाकी पढ़ के चलते हैं और कुछ कुछ जो बातें और आएंगी उसको भी डिस्कस करेंगे। क्या कह रहा है देखिए, इन अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स रिजाइम द क्रेडिट मैकेनिज्म फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड बाय यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स वाज गवर्न्ड बाय सेनवेट क्रेडिट रूल्स। इनका रूल्स था हमारा आईटीसी मैनेजमेंट का क्रेडिट मैकेनिज्म का रूल था हमारा सेनवेट क्रेडिट रूल्स 2004 एंड द क्रेडिट मैकेनिज्म फॉर स्टेट लेवल वैट ऑन द सेल ऑफ गुड्स वाज गवर्न्ड बाय स्टेट्स। जो स्टेट लेवल के वैट थे उसके क्रेडिट मैकेनिज्म को कौन देखता था? स्टेट्स देखती थी अंडर देयर रिस्पेक्टिव वैट लॉज। जैसे कि डीवैट का डीवैट लॉ था, तो डीवैट लॉ बताता था कि किस तरीके से आपका इनपुट जो है वो एडजस्ट किया जाएगा, आईटीसी का बेनिफिट किस तरीके से मिलेगा। मुंबई का था तो मुंबई वैट बताता था। तो पर्टिकुलरली जो भी स्टेट के अपने लॉज थे वो स्टेट लॉ में डिफाइन किया था कि क्या क्रेडिट मैकेनिज्म है। ठीक है सर। द वैट लेजिस्लेशन अलाउड आईटीसी ऑफ वैट्स ऑन इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स इन ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट बट नॉट ऑन इनपुट्स एंड कैपिटल गुड्स कमिंग इन द स्टेट फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट। मतलब क्या हुआ कि भैया विद इन स्टेट अगर आप कोई भी इनपुट्स खरीदो या कोई भी कैपिटल गुड्स खरीदो तो उसके अंदर आपको आईटीसी अलाउ हो जाता था, इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अलाउ हो जाता था। लेकिन अगर आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी इनपुट या कोई भी कैपिटल गुड जो है वो किसी और स्टेट से परचेज करके ला रहे हो, जिसके ऊपर आपने ऑन विच सेंट्रल सेल्स टैक्स वाज पेड, जिसके ऊपर आपने सीएसटी पे किया है, तो उस केस में आपको आईटीसी नहीं मिला करता था। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, आपको बेसिक पता होना चाहिए कि आईटीसी इज व्हाट, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। एक बार रिपीट कर दूं, ऑल्दो मैं सोच के चल रहा हूं कि हम जितने आगे आ चुके हैं आपको ये बेसिक पता है, बट स्टिल अगर किसी को इसके मन में कंफ्यूजन है तो मैं एक बार क्लियर कर रहा हूं चैप्टर शुरू करने से पहले। ठीक है, आईटीसी बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम कोई आइटम परचेज करते हैं या फिर कोई भी हम सर्विसेज रेंडर करते, सर्विसेज लेते हैं अगर किसी से, तो कभी भी हम परचेज करेंगे या सर्विसेज लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसके ऊपर हमें टैक्स पे करना पड़ता है। मतलब कि अगर ए ने कोई सामान बेचा है बी को या ए ने कोई सर्विसेज दी है बी को, तो ऑब्वियस सी बात है बी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचोगे तो बी ने परचेज किया और इस परचेज के ऊपर उसने टैक्स दिया होगा, चाहे वो वैट दिया हो, चाहे वो आपका एक्साइज पे किया हो, चाहे वो आपका सर्विस टैक्स पे किया हो अगर सर्विसेज ली है। तो एज द केस में भी जिस भी सिचुएशन में रही, अगर मैन्युफैक्चरिंग हुई होगी तो एक्साइज पे होगा, अगर परचेज किया सिंपली तो वैट पे होगा, अगर इंटर स्टेट परचेज किया मतलब अगर ए दिल्ली में है और बी आपका मुंबई में है तो उस केस में सीएसटी पे किया होगा। तो मतलब बी ने कुछ भी कर लो आपका टैक्स पे किया। कुल मिला के मैं ये कहता हूं चाहे सर्विस टैक्स पे किया हो, चाहे आपका वैट पे किया हो, चाहे सीएसटी पे किया हो। अब ये कह रहे हैं कि अगर बी कल को इस सामान को बेचेगा सपोज सी को, ठीक है, तो उस केस में बी को सी से टैक्स कलेक्ट करना है और गवर्नमेंट को जमा करना है। ये प्रोसेस होता है, आपको पता है कि सी से वो टैक्स लेगा और गवर्नमेंट को जमा करेगा। तो जब गवर्नमेंट को जमा करने की बारी आएगी तो इस अमाउंट से उसको माइनस करने का मौका मिलता है वो वाला अमाउंट जो कि बी ने ए को पे किया था परचेज करते वक्त या फिर सर्विसेज लेते वक्त। इस टैक्स को हम कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो भी आपका टैक्स है जो ऑलरेडी आप किसी और पार्टी को पे कर चुके हो और उस पार्टी ने ऑब्वियसली गवर्नमेंट को पे किया होगा, तो इस वाले अमाउंट को हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो किस किस सिचुएशन में ये आप माइनस कर पाओगे, मतलब क्या है कि आपको बेनिफिट मिल रहा है आईटीसी का कि आपको जब गवर्नमेंट को देने की बारी आई तो आपने कहा कि जी मैंने कुछ टैक्स पहले पे किया था एट द टाइम ऑफ परचेज, तो उसको मैं लेस करूंगा और जो बच जाएगा वही पे करूंगा।
और अगर नहीं बचेगा तो नहीं पे करूंगा, ये सिंपल सा रूल है। तो ये बेनिफिट आपको कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, उसके रूल उसके प्रोविजन को हम पढ़ के चल रहे हैं, ठीक है। अभी तक आपने ये देखा कि आईटीसी मिला करता था, अगर स्टेट टैक्स होगा तो स्टेट टैक्स जब पे करते थे तो स्टेट टैक्स में अगर आपने कुछ पहले परचेज करते वक्त पे किया तो माइनस कर लेते थे, और वही सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर टैक्स होता था तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने वाले टैक्स को माइनस करने देती थी, लेकिन स्टेट वाले को टैक्स को माइनस करने नहीं देती थी, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो ये प्रोसेस पहले चलता था, उसी चीज को अपन देख रहे हैं। तो आई होप आपको आईटीसी का बेसिक मीन समझ में आ गया, ठीक है सर। सैनवेट क्रेडिट रूल्स 2004 allowed availing and utilization of credit of duty or tax paid on both goods, चाहे कैपिटल हो चाहे इनपुट गुड्स हो, एंड सर्विसेज बाय द मैन्युफैक्चरर्स एंड द सर्विस प्रोवाइडर अक्रॉस द कंट्री। मतलब क्या हुआ कि जो सैनवेट क्रेडिट रूल है ये आपको प्रोवाइड करता था, मैकेनिज्म देता था कि भैया ये कंडीशन फुलफिल करो तो आपको आईटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा, चाहे वो आपका एक्साइज ड्यूटी हो, चाहे वो सर्विस टैक्स हो, या फिर सीएसटी हो, जैसा भी है, ठीक है सर। The credit across goods and services were integrated by the Sandwich Credit Rules 2004 in the year 2004 to mitigate the cascading effect of central levies, namely central excise duty and service tax, ठीक है। तो इन ड्यूटीज की कास्केडिंग इफेक्ट को दूर करने के लिए ये सैनवेट क्रेडिट रूल्स लाया गया था। However, the credit chain remain fragmented on account of state level VAT as the credit of central taxes, important, सेंट्रल टैक्सेस का जो क्रेडिट है कुड नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द स्टेट लेवी एंड वाइस वर्सा। मतलब कि सेंट्रल के टैक्सेस स्टेट के टैक्स से एडजस्ट नहीं होंगे और स्टेट का टैक्स जो होगा वो सेंट्रल के टैक्स से एडजस्ट नहीं होगा। तो ये भैया एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो कि फंसा हुआ था। द चेन फर्दर गॉट डिस्टॉर्टेड एज आईटीसी वाज नॉट अवेलेबल ऑन द इंटर स्टेट परचेज। इंटर स्टेट अगर परचेज करोगे, दूसरे स्टेट से परचेज करके लाओगे तो आपको आईटीसी उसका नहीं मिलेगा। दिस रिजल्टेड इन कास्केडिंग इफेक्ट। तो कहीं ना कहीं कास्केडिंग इफेक्ट आपका अभी भी बचा हुआ था, लीडिंग टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसके वजह से हमारी जो गुड्स और सर्विसेज की कॉस्ट थी वो बढ़ रही थी। द जीएसटी रिजाइन प्रॉमिस seamless credit on goods and services across entire supply chain with some exception। मतलब कि भैया जीएसटी रिजाइन जो है उन्होंने प्रॉमिस किया कि भैया हम सीमलेस क्रेडिट देंगे, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, कोई सा भी टैक्स हो हम तो उसको टैक्स समझेंगे और उसका क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे। कुछ कंडीशन होंगी, कुछ एक्सेप्शन होंगी, वो अलग बात है। तो एक्सेप्शन क्या है? लाइक सप्लाईज चार्ज टू टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम। अगर कंपोजिशन स्कीम का टैक्स होगा तो ऑब्वियसली बात है उसका इनपुट नहीं मिलेगा, या फिर कोई ऐसा सप्लाई होगा जो कि एग्जेम्प्टेड गुड्स का होगा तो ऑब्वियसली बात है एग्जेम्प्टेड गुड्स के ऊपर जब आपको टैक्स पे ही नहीं करना है तो आईटीसी आपको क्यों देंगे हम। आपने अगर कोई एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई की है तो आपसे उस पे टैक्स गवर्नमेंट ले ही नहीं रही है, तो जब आपको पे करने की जरूरत नहीं है तो आपको आईटीसी के बेनिफिट की भी कोई जरूरत नहीं है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं और भी हम देखेंगे आगे चल के। तो कहा क्या कि जीएसटी ने प्रॉमिस किया कि भैया आपको दिल खोल के हम आईटीसी का बेनिफिट देंगे, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं लगाएंगे, कुछ कंडीशंस होंगी वो अलग बात है। आईटीसी इज कंसीडर्ड टू बी द लाइफलाइन ऑफ द जीएसटी रिजाइन। इन फैक्ट इट इज द प्रोविजन ऑफ आईटीसी which essentially makes a GST a value added tax। मतलब कि भैया जो आईटीसी के प्रोविजन है यही जीएसटी को क्या बनाती है? वैल्यू एडेड टैक्स बनाती है। दैट इज कलेक्शन ऑफ टैक्स एट ऑल पॉइंट्स ऑफ सप्लाई चेन आफ्टर अलाउइंग क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड एट द अर्लियर पॉइंट्स। मतलब कि जब भी आपको आगे जो आपका सप्लाई चेन चलते आ रहा है, ए ने दिया बी को, बी ने दिया सी को, सी ने दिया डी को, तो डी जब भी आगे टैक्स पे करने जाएगा तो उस केस में जितने भी पुराने पॉइंट्स के टैक्स होंगे वो सारे उसके अंदर से एडजस्ट हो जाएंगे, जिसको हम कहते हैं कि कास्केडिंग इफेक्ट दूर हो जाएगा और सामने जो हमारा कंज्यूमर होगा उसको सामान सस्ता पड़ेगा। ठीक है, चलिए चैप्टर 5 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट सेक्शन 16 से लेकर 21 एंड चैप्टर 5 आईटीसी ऑफ द सीजीएसटी रूल्स 36 से लेकर 45 प्रिस्क्राइब करते हैं आपके प्रोविजन रिलेटिंग टू आईटीसी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 6 सेक्शन है, सेक्शन 16 से 21 तक जो कि सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन है जिसके अंदर आपको बातें बताई गई हैं, और रूल्स है आपके 36 से लेकर 45 तक जिसके अंदर इसके प्रोविजंस को डिस्क्राइब किया गया, जो कि आईटीसी की सारी बातों को करके चलते हैं। स्टेट जीएसटी लॉ ऑल्सो प्रिस्क्राइब आइडेंटिकल provision in relation to ITC. In this chapter, provision of section 16, 17, 18 have been discussed। मतलब हम जो पढ़ के चलेंगे वो 16, 17, 18 से 3 सेक्शन पढ़ेंगे। फर्स्ट पढ़ेंगे उसके स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को, उसके बाद उसके रेलेवेंट रूल्स को पढ़ेंगे और उसके बाद उसके एनालिसिस को पढ़ेंगे। यही हमारा तरीका है मॉड्यूल का, इस तरीके से हम पढ़ते हैं। आईजीएसटी की बात करें तो सेम प्रोविजन जो आईजीएसटी है वो सेक्शन नंबर 20 के अंदर आता है। ठीक है जी, तो दिस इज द इंट्रोडक्शन फर्स्ट पार्ट। नाउ अब आईटीसी के इस चैप्टर में आपको बताया मैंने कि सबसे लेंथीएस्ट चैप्टर है आपका एग्जामिशन के बाद, तो इसके अंदर जितनी भी बातों को पढ़ेंगे उसको एक बार शॉर्ट में एट अ ग्लांस समझ के चल रहे हैं कि क्या क्या बातें इसके अंदर होने वाली हैं, किन किन चीजों की गहराई में हम जाएंगे, उसका एक ओवरव्यू ले रहे हैं।
ठीक है, तो इसको हम बेसिकली कह सकते हैं कि हम आईटीसी के स्कीम के सैलेंट फीचर्स को देखने जा रहे हैं वन बाय वन। नंबर वन, द स्कीम इज डिजाइन टू अवॉइड कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स एंड मेक जीएसटी अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो ऑब्वियस सी बात है, कास्केडिंग इफेक्ट आप कहोगे कि जी पहले भी नहीं हुआ करता था, लेकिन पहले बस एक जगह पे हुआ करता था। क्या कि जब भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आती थी तो यहां पे ये आपस में लड़ते रहते थे और उस चक्कर में कास्केडिंग इफेक्ट आपका रह गया था। ठीक है, कंप्लीटली कास्केडिंग इफेक्ट आपका अवॉइड नहीं किया गया था। सेंटर अपने टैक्सेस के अंदर अवॉइड कर देता था, स्टेट अपने टैक्सेस में अवॉइड कर देता था, लेकिन जब आपस में इंटरसेक्शन की बात होती थी तो उसके उसमें कास्केडिंग इफेक्ट आपका रह जाता था। वो जीएसटी ने कंप्लीटली क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया। ठीक है सर, ब्रॉडली आईटीसी इज अवेलेबल ऑन ऑल। आईटीसी जो है भैया सभी के ऊपर मिलेगा, कोई भी इनपुट हो, चाहे वो स्टेट का सेंट्रल का फर्क नहीं पड़ता, कोई इनपुट सर्विसेज हो या फिर कैपिटल गुड्स हो, यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ अ टैक्सेबल पर्सन, जो कि टैक्सेबल पर्सन अपने बिजनेस में यूज कर रहा है, चाहे वो इनपुट मटेरियल है, चाहे वो इनपुट सर्विसेज है या फिर वो कैपिटल गुड्स है, सभी का आईटीसी आपको मिलेगा। ठीक है, एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है, ब्लॉक्ड क्रेडिट्स, ये हम पढ़ेंगे आगे चल के। ब्लॉक क्रेडिट होगा उसको आपको नहीं मिलेगा, वेयर आईटीसी इज नॉट अवेलेबल इवन व्हेन दीज गुड्स एंड सर्विसेज आर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। तो मतलब क्या हुआ कि कुछ एक लिस्ट डाउन की भी बातें हैं जिसके अंदर उसको कहा जाता है कि ब्लॉक क्रेडिट में काउंट होते हैं, जिसका आईटीसी आपको किसी भी सूरत में नहीं मिलेगा, चाहे आप उसको अपने बिजनेस में ही यूज क्यों ना कर रहे हो। ठीक है सर, आगे बढ़िए। अगला आता है आपका फीचर, ITC is used for payment of tax on taxable output supply to avoid cascading effect of taxes। मतलब क्या हुआ कि भैया ITC क्या है, एक तरीके से आप समझ लो एक कैश है। ITC क्या एक प्रकार का कैश है कि आपने अगर इस A ने अगर किसी को 500 रुपए का टैक्स पे किया था, तो कल को अगर इसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा कितना, लेट से कहते हैं 2000 रुपए, तो ये क्या बोलेगा कि 2000 रुपए पे करने से मैं 500 रुपए इसमें से लेस करूंगा ITC को और 1500 ही पे करूंगा। तो 1500 तो वो कैश में पे कर रहा है, लेकिन ये 500 रुपए वो पे कर रहा है इन फॉर्म ऑफ आईटीसी। मतलब ये 500 रुपए भी गवर्नमेंट को एक तरीके से पेमेंट ही मिली है, जिसको हम आईटीसी का नाम दे रहे हैं। तो आईटीसी इज अ काइंड ऑफ कैश। ठीक है, ये उसने नगद पे किया, मतलब बैंक से पे किया, और ये उसको आईटीसी की फॉर्म में उसने इसकी पेमेंट करी है। तो आईटीसी को आप यूज कर सकते हो जब भी आप आउटवर्ड सप्लाई करोगे उस टाइम में पेमेंट करने के लिए। ठीक है सर। Now, GST law does not require one-to-one correlation between inputs and input services and final product services। मतलब क्या हुआ कि भैया one-to-one coordination नहीं है, लाइक कि अगर किसी के पास सर्विस टैक्स का मतलब सर्विसेज का आईटी है, अगर किसी के पास कोई सर्विस ली थी और सर्विस का आईटीसी पड़ा हुआ है और कल को वो कोई गुड्स बेचेगा, तो क्या गुड्स के टाइम पे उस आईटीसी को यूज कर सकता है, नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। ऐसा नहीं कि सर्विसेज एडजस्ट होगा, गुड्स से होगा, कैपिटल गुड्स से होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपस में आपको किसी भी तरीके से एडजस्ट कर सकते हो, उसका आईटीसी का बेनिफिट ले सकते हो। 1-to-1 कोरिलेशन बिठाने की कोई जरूरत नहीं है। एनी एलिजिबल आईटीसी कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन एनी टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई। IGST is the another core concept of GST। आपको पता ही है, आपको पहले जब मैंने बताया कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल होता था तो वहां पे CST नाम की टैक्स की चर्चा होती थी। यहां पे किसका नाम आ गया, यहां पे आ गया IGST। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट निकाला गया यहां पे, जिसमें कहा गया कि भैया एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर किसी सामान को बेचा जाएगा या फिर अगर कंट्री से बाहर किसी सामान को बेचा जाएगा तो उसके ऊपर क्या लगेगा, आपका IGST लगेगा। एंड दिस IGST इज ऑल्सो अवेलेबल एज अ एलिजिबल आईटीसी। इसको भी आप एलिजिबल आईटीसी की तरह यूज कर पाओगे। तो इट इज अ ट्रांजिटरी टैक्स टू इनेबल ट्रांसफर ऑफ आईटीसी व्हेन गुड्स और सर्विसेज मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। दिस इज अ यूनिक फीचर ऑफ इंडियन जीएसटी। तो ये ध्यान रखना है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा। जो पहले सीएसटी हमारा मर जाया करता था वो अब नहीं मरता है, वो आईजीएसटी की फॉर्म में रहता है और वो हम यूटिलाइज कर पाते हैं। Since ITC cannot be availed for payment of tax on taxable output supply as a natural corollary, ITC is not available when tax is not payable on output supply, that is on exempt supply। सीधी सी बात है कि भैया अगर आपका जो आउटपुट सप्लाई है वो एक एग्जेम्प्ट सप्लाई है, आउटपुट सप्लाई जो आप कर रहे हो उसके ऊपर आपका टैक्स नहीं लगेगा, तो क्या आपको आईटीसी मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनता। मतलब कि आपने ए से कुछ परचेज किया, ए से आपने कुछ परचेज किया, उसमें आपका 500 रुपए का टैक्स है। अब जब आप इसको आगे जाके सेल कर रहे हो तो आपका टैक्स कुछ लग ही नहीं रहा, नील। तो उस केस में क्या आपको ये 500 रुपए माइनस करके क्या नेगेटिव 500, मतलब क्या सरकार आपको 500 रुपए पे करेगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार इस केस में आपको पे नहीं करेगी, पे करती है। क्या ऐसा होता है? कभी नहीं होता। बिल्कुल होता है कि अगर आपने कोई सप्लाई किया और उस सप्लाई में आपका टैक्स नहीं लगा, लेकिन जब आपने परचेज किया था तो आपने उसमें टैक्स पे कर रखा था, तो क्या इस टैक्स का आईटीसी मिलता है? नहीं मिलता। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई के केस में नहीं मिलता। अगर बात करें हम एग्जेम्प्ट सप्लाई की तो उस केस में आपको ये 500 रुपए का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने सप्लाई किया है सेज यूनिट को या फिर आपने एक्सपोर्ट किया है तो एक्सपोर्ट करने में आपका टैक्स नहीं लगता।
वो नील हो गया। तो उस केस में अगर आपने परचेज करते वक्त कोई भी टैक्स पे किया था तो इस टैक्स का आप आईटीसी ले सकते हो। कैसे ले पाओगे? या तो अगर कोई और टैक्सेबल सप्लाई आप करते हो, सपोज करो आप एक्सपोर्ट भी करते हो और कोई और टैक्सेबल सप्लाई भी करते हो, तो वहां से लेस कर लो। और अगर वो भी नहीं है तो गवर्नमेंट आपको ये रिफंड करेगी, आपको ये पैसा वापस देगी जो सारा टैक्स आपने एक्सपोर्ट करने के लिए परचेज करते वक्त पे किया था या सर्विसेज लेते वक्त पे किया था। ठीक है, तो आईटीसी की दो बातें आ गई कि भैया अगर आउटवर्ड जो सप्लाई है, आउटवर्ड सप्लाई अगर आपका एग्जेम्प्ट कैटेगरी का है तो उस केस में आपको आईटीसी हम नहीं देते हैं। लेकिन अगर आउटवर्ड सप्लाई आपका एक्सपोर्ट है या फिर सेज यूनिट को आप सप्लाई कर रहे हो, सेज डेवलपर को सप्लाई कर रहे हो, तो उस केस में आपको आईटीसी मिलेगा। आईटीसी मिलना है इसका मतलब यह है कि आप किसी टैक्सेबल सप्लाई से इसको सेट ऑफ कर लो, या फिर अगर ऐसा कुछ नहीं है, आप सिर्फ एक्सपोर्ट ही करते हो, आपको टैक्सेबल सप्लाई नहीं देते हो, तो उस केस में आप इसका क्या ले सकते हो? रिफंड ले सकते हो गवर्नमेंट से। चलिए सर, तो सिंस आईटीसी ओके ये हमने पढ़ लिया था। आईटीसी इज नॉट अवेलेबल व्हेन टैक्स इज नॉट पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई, जैसे कि एग्जाम सप्लाई। द एक्सेप्शन टू द अबव रूल, ये जो रूल है इसका एक्सेप्शन आ गया, इज जीरो रेटेड सप्लाई, दैट इज एक्सपोर्ट और सप्लाई टू अ स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन डेवलपर या फिर यूनिट, वेयर आईटीसी इज अवेलेबल इवन इफ नो टैक्स इज पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई पे आपको टैक्स पे नहीं करना क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो या फिर सेज डेवलपर या सेज यूनिट को सप्लाई कर रहे हो, लेकिन इस केस में भी आपको आईटीसी मिलता है। सच आईटीसी कैन बी यूज्ड ईदर फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन सप्लाईज मेड विद टैक्स, मतलब कि अगर कोई आप ऐसा सप्लाई करते हो जिसमें आपका टैक्स जाता है तो उससे आप इसको यूज कर सकते हो आईटीसी को, और रिफंड ऑफ द सेम कैन बी ऑब्टेन्ड, आप उसका रिफंड भी ले सकते हो। द सिंपल मैकेनिज्म इज यूज्ड टू मेक एक्सपोर्ट एंड सप्लाई टू सेज कंप्लीटली टैक्स फ्री। ऐसे इसलिए किया जा रहा है ताकि एक्सपोर्ट जो है वो चीपर हो सके, टैक्स फ्री हो सके, बिल्कुल सस्ता पड़ेगा, तब हम कॉम्पीट कर पाएंगे ग्लोबल मार्केट के अंदर। नाउ इफ अ टैक्सेबल पर्सन इज मेकिंग बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई, अगर सपोज करो कोई ऐसा व्यक्ति है जो टैक्सेबल सप्लाई भी करता है और वही व्यक्ति एग्जेम्प्ट सप्लाई भी करता है, अब इसके लिए वो माल खरीदता होगा, परचेज करता होगा, सर्विसेज लेता होगा, कई सारे टैक्सेस वो पे करता होगा जो कि उसका आईटीसी का पार्ट है। तो अब इस केस में कैसे होगा? एग्जेम्प्ट सप्लाई भी है, टैक्सेबल सप्लाई भी है, तो उस केस में कहा जाता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो आपको उसको प्रोपोर्शनेटली बांट देना आईटीसी को। मतलब क्या हुआ कि सपोज इसने सप्लाई किया, टैक्सेबल सप्लाई है 200 और एग्जेम्प्ट सप्लाई आपका 300, तो उस केस में जितना भी आईटीसी होगा उसको 2:3 में आप बांट दोगे। और सपोज करो कि उसका आईटीसी था 1000, तो 1000 को आप 2:3 में बांटोगे तो ये आएगा 400, ये आएगा 600। 400 का आईटीसी मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये जो 2 है ये टैक्सेबल सप्लाई का है, और 600 का आईटीसी आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये एग्जेम्प्ट सप्लाई का है। तो ऐसी सिचुएशन अगर आती है तो हम प्रोपोर्शनेटली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इफ अ टैक्सेबल पर्सन इज मेकिंग बोथ टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट सप्लाई, ही इज एंटाइटल्ड टू फुल क्रेडिट ऑफ आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स। मतलब कि कह रहा है कि इनपुट के ऊपर फुल क्रेडिट मिलेगा, इनपुट सर्विसेज के ऊपर मिलेगा, कैपिटल गुड्स के ऊपर मिलेगा, एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर टैक्सेबल सप्लाई। मतलब कि अगर आप दोनों चीज के अंदर डील करते हो और आपको पता है कि आपने ये वाला जो है वो टैक्सेबल सप्लाई के लिए इनपुट यूज किया है और ये वाला जो है वो एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए यूज किया, अगर आपको इजिली वो फाइंड आउट है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जितना भी इनपुट आपने यूज किया टैक्सेबल सप्लाई के लिए, चाहे वो इनपुट मटेरियल का हो, इनपुट सर्विस का हो या कैपिटल गुड्स का हो, उसका आपको आईटीसी मिल जाएगा, और जितना भी एग्जाम का होगा उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। एंड नो क्रेडिट एट ऑल फॉर इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज, कैपिटल गुड्स एक्सक्लूसिवली यूज फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाई, उसके लिए आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। और अगर मिक्स हो जाए कि मतलब आपने कंबाइंडली इनपुट्स परचेज किए, कैपिटल गुड्स परचेज किया, सर्विसेज ली है, जिससे कि आपने दोनों टैक्सेबल सप्लाई और एग्जेम्प्ट सप्लाई दोनों को निकाला है उसमें से, तो उसके इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आएगी। तो उसके इसमें हम सिंपली कहते हैं कि भैया रेशियो निकालो और रेशियो में बांट दो। इफ कॉमन इनपुट्स, कॉमन है जी, अलग अलग फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, कॉमन इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज एंड कैपिटल गुड्स आर यूज्ड फॉर टैक्सेबल as well as exempt supply, only proportionate ITC attributable to taxable supply is available। मतलब कि टैक्सेबल सप्लाई के हिस्से का जितना आईटीसी होगा वो आपको मिलेगा, बाकी नहीं मिलेगा। द कॉमन आईटीसी इज apportioned in the ratio of value of taxable supply and exempt supply। जो भी टैक्सेबल सप्लाई एग्जेम्प्ट सप्लाई है जैसे कि 200-300, तो इसका आप रेशियो निकालोगे 2:3 और उस रेशियो में आप अपने आईटीसी को बांट दोगे। जो 2 है वो मिल जाएगा, जो 3 है वो आपको नहीं मिलेगा। इसके बारे में हम आगे डीप में पढ़ेंगे, ठीक है सर। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 16, 17, 18, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, और इन सबको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कुछ डेफिनेशंस को, जो कि अपन लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट में इतना ही। आई होप आपको इंट्रोडक्शन और आईटीसी का पूरा महत्व समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में हम कितनी इन्हीं टॉपिक को लेकर कितनी गहराई में जाएंगे उसका आपको एक कंप्लीट ओवरव्यू मिल गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन स्टे कनेक्टेड।